है, इवन इफ यू नो कि अदर पर्सन इज टॉक्सिक एंड यू नो दैट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है, और आप ब्रेकअप करते हो, तो व्हाई इट इज सो हर्टफुल? उसमें दुख क्यों? उसमें आदमी क्यों रोता है, परेशान होता है? क्या होता है ये नार्सिसिस्ट? आप इरिटेट हो गए, सैड हो गए, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बिहेवियर है कि आप एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे उस चीज के साथ। लोग सेल्फ लव के नाम पर मी टाइम और आइसोलेशन टाइम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भाग रहे हैं। जो आपकी पहली चाइल्डहुड बॉन्डिंग है वही सारा इमोशनल पैटर्न है, वही रिलेशनशिप पैटर्न है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे पिछले पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मुझे मोटिवेट करता है अपने पॉडकास्ट पे और मीनिंगफुल और बेहतर कन्वर्सेशन लाने के लिए। आज की हमारी गेस्ट हैं रचना, जो कि यूनेस्को लाइसेंस्ड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट हैं, और साथ ही इन्होंने 3 अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखा है। इस कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर सेल्फ लव कहते किसको हैं, ब्रेकअप्स इतने पेनफुल क्यों होते हैं, इवन इफ अगर रिलेशनशिप हेल्दी ना हो। दोस्तों, अगर आप 25 से 35 एज ग्रुप के हो और आप सेल्फ ग्रोथ और रिलेशनशिप को काफी डेप्थ से समझना चाहते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। ये पूरा कन्वर्सेशन काफी लंबा और पावरफुल था, इसलिए मैंने इस कन्वर्सेशन को एक सीरीज का रूप दे दिया है और आज मैं उसका पहला एपिसोड रिलीज कर रहा हूँ। दोस्तों, इस सीरीज का हम दूसरा एपिसोड तब रिलीज करेंगे जब हमारे 700 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। अभी अराउंड 570 है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी 700 करो ताकि मैं इसका दूसरा एपिसोड भी रिलीज करूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट एक्चुअल में आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, मैं उतना ही और बेहतर गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पर बुला पाऊंगा। एंजॉय द कन्वर्सेशन, अनफिल्टर्ड, रियल एंड ऑनेस्ट। आप ये बताओ कि जो सेल्फ लव है उसको डिफाइन करो आप कि होता क्या है। और अक्सर हम देखते हैं कि सेल्फ लव को एक जो रिलेशनशिप है उसमें गलत बताया जाता है कि ये गलत है, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हम सेल्फ लव को समझते हैं कि सेल्फ लव का मतलब क्या है। सेल्फ लव का मतलब सीधा सा है कि आपने अपना भी ध्यान रखना है। लेकिन अब के आज के टाइम में जो उसकी डेफिनेशन जो डिफाइन हो रही है कि आप सब कुछ कनेक्शंस छोड़ दो, यू मेंटेन इमोशनल बाउंड्रीज, यू मेंटेन सेपरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। लोग सेल्फ लव के नाम पर मी टाइम और आइसोलेशन टाइम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भाग रहे हैं और उसको वो नाम दे रहे हैं सेल्फ लव। वो सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हैं और उसमें वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो उनके लिए सेल्फ लव है, जो कि एक बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, एक डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन है। सेल्फ लव में हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको अपनी नीड्स, इमोशनल नीड्स, अपना लुक आफ्टर, अपनी केयर भी करनी है, सबके साथ ध्यान में रखते हुए। ये सेल्फ लव है। तो आपने बोला है नार्सिसिस्टिक और नार्सिस्ट, ये बहुत ही बड़ा सा वर्ड है, तो क्या होता है ये नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग वो लोग होते हैं जो बिल्कुल किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी की इमोशंस का ध्यान नहीं रखते, किसी की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें कि वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो रिलेशनशिप्स का भी ध्यान नहीं रखता, वो बाउंड्रीज का भी इंसान ध्यान नहीं रखता, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मीन्स वो अपने लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मेरी ही चीज़ें मानी जाए, मेरी ही बातें मानी जाएं, मेरा ही कंट्रोल रहे, मेरी ही ऑटोनॉमी रहे, अथॉरिटी रहे। वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है और वहाँ पर वो लोग उसी को सेल्फ लव भी बोल रहे हैं कि मैं सेल्फ लव के नाम पे कर रहा हूँ, जो कि गलत है। मतलब वो है नार्सिसिस्ट, पर वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो सेल्फ लव कर रहा हूँ। एक लिमिट्स को क्रॉस कर देना, लोगों को हर्ट करना और दूसरों फिजिकली भी हर्ट करने की कोशिश करना, अब्यूसिव हो जाना, ये सब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण है। आपने बताया नार्सिसिस्ट के बारे में। हाँ, अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो बहुत सारी मूवीज बनती है, तो कबीर सिंह को हम बोल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है। और फिर एक एनिमल मूवी आई थी, उसमें रणबीर कपूर था जो उसका कैरेक्टर दिखाया गया है, तो क्या उसको नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं? उसको नार्सिसिस्ट कहा जा सकता है अगर वो उस कैटेगरी में आ रहा है कि पर्सन इतना ऑब्सेस्ड है कि दूसरों को हर्ट भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, अथॉरिटी रखना चाह रहा है, ऑटोनॉमी रखना चाह रहा है, वो डेफिनेटली नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में आ जाता है।
मैम यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब मैं चाहूँगा कि आप उसको दूर करो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रिंस है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। और मान लो कि कोई लड़की है जो मुझे अप्रोच कर रही है, ठीक है। और मैं बार बार उससे बोल रहा हूँ कि भाई मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे करने दो, ठीक है, मैं सुबह से शाम तक जॉब कर रहा हूँ, फिर आके फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, फिर मैं पॉडकास्ट शूट लिए जा रहा हूँ, और उसको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये किस में आएगा? क्या ये सेल्फ लव में आएगा, या क्या ये मेरी नार्सिसिस्ट बिहेवियर है? नहीं, ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं है। आप उस सबसे पहले ये चीज है कि वो जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती है भी या नहीं है, वो आप लोगों के बीच किस तरह का कनेक्शन है और आप कनेक्शन रखना चाहते भी हैं या नहीं है। सबसे पहले इस चीज पर कम्युनिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा सेकंड स्टेप आता है कि ये आप काम पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच एक हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं। आप हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं और आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें कि मेरे लिए ये काम पर्सनल है, ये प्रोफेशनल है, मैं अगर तुम्हें टाइम दे पाऊंगा तो इतना दे पाऊंगा। अगर वो एक्सेप्ट कर पाती है तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज उसको वहीं क्लोज कर दिया जाए ज्यादा अच्छा है। और मैं ये कहूंगी कि पीसफुल क्लोजर रहे, आप एक दूसरे को हर्ट नहीं करें, बिट्रे नहीं करें, मैनिपुलेट नहीं करें, तो वहां पर एक पीसफुल, जिसको मैं अपनी टर्म में कहती हूँ साइकोलॉजिकल पीसफुल क्लोजर, कि आप दोनों के लिए वो पीसफुली क्लोज हो जाए, कि आपको हर्ट नहीं हो कि आपने किसी को हर्ट कर दिया, आप रिग्रेट रहे पूरी लाइफ में। तो ये ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो इमोशनल क्योर्स होते हैं वो यहीं से क्रिएट होते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें जो आजकल, तो जब ब्रेकअप होता है किसी का, अब रिश्ता चाहे, अब जाहिर सी बात है अगर रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेनफुल तो होगा ब्रेकअप, बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ता वो टॉक्सिक भी होता है, इवन इफ यू नो कि अदर पर्सन इज टॉक्सिक एंड यू नो दैट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है, और आप ब्रेकअप करते हो, तो व्हाई इट इज सो हर्टफुल? उसमें दुख क्यों, उसमें आदमी क्यों रोता है, परेशान होता है? वो सबसे ज्यादा उसका एक ही सिंपल रीजन है कि आपने उस रिलेशनशिप में अपने आप को कितना इमोशनली कनेक्ट किया है, कितना इमोशनल एनर्जीज आपने दी हैं। इमोशनल कनेक्शन से मतलब है कि आपने कितना डीपली उस रिलेशनशिप को फील कर लिया। वहां पर वो हर्ट, जितना डीप आप उस रिलेशनशिप में इमोशनली चले गए हैं उतना ही डीप वो हर्ट होगा, चाहे वो पर्सन टॉक्सिक हो। आपने जब प्यार किया दूसरे पर्सन को तो पहले दिन से ही आपको पता था कि वो टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, और तब भी आपने उसको प्यार किया, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हुए, आप डीपली कनेक्ट हुए। डीप इमोशनल कनेक्शंस का मतलब यहाँ पर आता है कि आपने साथ में फ्यूचर देखा अपना, आपने साथ में फ्यूचर बुना अपना, एक वीव किया, अपने रिलेशनशिप्स को वीव किया कि हम दोस्ती में हैं, हम शादी करेंगे, हमारी फैमिली बढ़ेगी, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, हमारा ये करियर होगा, ये गोल होगा, हम ऐसा घर लेंगे। जितना जितना आपने ये सोचा उतना उतना आपने इमोशनली कनेक्ट किया, इमोशनली फील किया, इमोशनल एनर्जीज इसको दी। और इसको हम यही दो चीजें जो हैं विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशंस का बेस होती है। जब हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके इन चीज़ों को फील कर रहे होते हैं, वो हम अपनी इमोशनल एनर्जीज उसमें डाल रहे होते हैं, और विजुअलाइजेशन यही चीज़ मांगता है कि वो चीज़ें सच हो जाती है। वहाँ पर अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव भी पूरा हो जाएगा, पॉजिटिव सोचा है पॉजिटिव भी पूरा हो जाएगा। तो जितना गहराई में आप उस रिलेशनशिप में इमोशनली चले गए वो उतना ही डीपली हर्ट होगा, चाहे वो टॉक्सिक था। क्योंकि ऑलरेडी आपके दिल दिमाग ने उस टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट किया हुआ था। तो मैम ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि हमें पता है कि सामने वाला बंदा मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला बंदा मुझे समझ नहीं रहा है, सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है, मेल या फीमेल, वो हमेशा अपने लिए सोच रहा है, वो अपने को प्रायोरिटी बना रहा है, और रादर देन कि हमें उस पर्सन से दूर हो जाना चाहिए, हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि लड़की में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, ये मैंने ज़्यादा ट्रेड देखा है कि they will choose a person who is more toxic rather than a simple person। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या इसके पीछे भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो है कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा अपने पेरेंट्स के साथ। जो आपकी पहली चाइल्डहुड बॉन्डिंग है वही सारा इमोशनल पैटर्न है, वही रिलेशनशिप पैटर्न है। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका एंग्शियस स्टाइल रहा है, मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ परेशान रहे हैं, आपका चाइल्डहुड अब्यूसिव रहा है, तो इंसान इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढता है, इमोशनल सेफ्टी ढूंढता है। वहां उस चीज में वो जिस पर्सन में दिख जाती है, चाहे वो शब्दों में है, बिहेवियर में है।
जहां वो उसको दिख जाती है वो वहां इंक्लाइंड हो जाता है, फिर वो नहीं देख पाता कि वो टॉक्सिक है। उसको सिर्फ ये दिख रहा होता है कि वो मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, जबकि मेरे फादर मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मेरी मदर अच्छे से बात नहीं करती, मेरे सिबलिंग्स मेरे साथ मेरे अगेंस्ट है, जबकि ये पर्सन चाहे वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन वर्ड्स में वो दिख रहा है, बिहेवियर में वो दिख रहा है, चाहे वो इंटेंशनली दिल में नहीं हो, लेकिन वो दिख रहा है। यही एक मेन रीजन है कि पैटर्न्स कैसे हैं आपके, आपका चाइल्डहुड पैटर्न कैसा रहा है, वही आपका इमोशनल पैटर्न, रिलेशनशिप पैटर्न बन जाता है। तो ये और यही इसी बात पर मेरी जो बुक है कॉलेज क्रश, वो भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपका जो पहला लव है, वहां से जो आपका एक्सपीरियंस आया, वो आपका इमोशनल पैटर्न है, वो आपका रिलेशनशिप पैटर्न है। अगर उसने आपको के साथ बिट्रेल किया है, आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज होने ही होने हैं, आप दूसरे पर्सन को ट्रस्ट नहीं करोगे। जब भी वो सिचुएशंस आएंगी, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि वो सच था, वो सच नहीं था, तो ये भी सच नहीं है। तो ऐसे हमारे लाइफ में हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे माइंड में एक पैटर्न्स क्रिएट कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे मैं अपने लाइफ में एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सो एक दिन उसने कॉल किया, रात के 10-11 बज रहे थे, शी वाज क्राइंग, शी टोल्ड मी कि उसके बंदे ने उस टाइम पे था, उसको ब्लॉक कर दिया, ही इज नॉट पिकिंग अप हर कॉल, शी वाज क्राइंग वेरी हार्ड, है ना। और उससे पहले भी बात हुई थी, उसने बताया था उसके पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में कि थोड़ा भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, और इवन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो किसी और भी लड़कियों से बात करता था। अच्छा। इसको पता चला किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है। तो शी वाज वेरी एंग्री। उसको पता है कि उसका बंदा चीट कर रहा है, उसको पता है कि उसके पास ऑप्शंस बहुत है, बट स्टिल शी वाज क्राइंग। उसको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, उसको मूव ऑन करने में मतलब 5-6 साल लग गए ना, स्टिल शी मिसेज हिम। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट वाली बात है, जो इमोशनल वाली बात है, क्या हो सकता है कि उसके क्या एक यही एक मतलब एक होता है कि रीजन होता है कि बचपन में अगर आपको ऐसा पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, या ऐसा सप्रेशन के साथ जीना पड़ा, या और भी कई वजह होती हैं इसके लिए, और भी रीजंस होते हैं इसके साथ साथ सोशल कंडीशनिंग कैसे, सोशल कि सोसाइटी से आपने क्या सीखा, कि सोसाइटी ने बिलीफ सिस्टम बना दिया कि आपको अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना है, आपने को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी अथॉरिटी ऑटोनॉमी रखने के लिए अपने इमोशंस को आपको सप्रेस करके रखना है। ठीक है। उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन कैसी है, आपने एजुकेशन में कितना ग्रो किया, कितना आप उस चीज से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा दैट लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज अनफेयर। अगर आपको एक चीज हिट हुई, आप कितने दिन ले रहे हो उससे बाहर निकलने में, आपने क्या सीखा उस बारे में, कितना हम मेंटल रेजिलियंस हमारे अंदर है या नहीं है, इमोशनल रेजिलियंस हमने सीखी या नहीं सीखी, हम अपने सिबलिंग्स के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। देखिए, जो एक साइकोलॉजी या हेल्थ कंसेप्ट है, मेंटल हेल्थ कंसेप्ट है, वो 4 चीजों पर बेस्ड है। सबसे पहले कि आपके साथ कोई इवेंट हुआ, ठीक है, उसके साथ आपका थॉट्स कैसे बदले, और वो आपका बिहेवियर कैसे डिफाइन कर रहा है, और फोर्थ आ जाता है कि सोसाइटी के साथ आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड ने आपका कॉल पिक नहीं किया, तो आपके माइंड में क्या थॉट आया, वो गुस्सा करेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो काम में बिजी होगा, या वो मेरा ही कॉल पिक नहीं करता है, उसे हमेशा ही ऐसा रहता है। पहला थॉट आपकी मेंटल स्टेट को बताता है कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, कैसी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस से वो डिफाइन हुई है। फिर आपका बिहेवियर कि मैं भी कॉल नहीं पिक करूंगा, मैं भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा, और अगले 10 दिन तक आप उसको फॉलो करते हैं, तो 10 दिन तक आपने अपनी इमोशनल एनर्जीज डिस्टर्ब की हैं। 10 दिन तक आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में, इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी में कि सबकॉन्शियस में आपके ये चल रहा है, और वो आपका बिहेवियर डिफाइन कर रहा है कि, और उसके बाद आप सोसाइटी से कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड हो जाता है। तो मीन्स आप जैसे स्कूल गए, कॉलेज गए, या जॉब कर रहे हैं तो जॉब में गए, तो आपने एकदम से कैसे रिफ्लेक्ट किया, आप इरिटेट हो गए, सैड हो गए, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बिहेवियर है कि आप एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे उस चीज के साथ, आप कोप अप नहीं कर पा रहे, वो हेल्दी मैकेनिज्म आपने कोप अप नहीं किया। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पैटर्न बनता है, हम उसको विश्वास करने लगते हैं, लेकिन जब दूसरा एक्सपीरियंस होता है अच्छा बुरा, उसके साथ वो पैटर्न चेंज हो जाता है। मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक स्टोरी बेस्ड है, समझ लो कि एक कोई लड़का है, बंटी नाम है उसका, ठीक है, और वो
4-5 सालों से एक रिलेशनशिप में है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, बहुत सी अच्छी चीजें चल रही हैं, बहुत रिलेशनशिप में बहुत खुश है वो। अचानक से कुछ उसमें ट्विस्ट आता है उस रिलेशनशिप में, लड़की के लाइफ में कोई आ जाता है या व्हाटएवर कोई सिचुएशन होता है, लेकिन उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब लड़की को ये पता है कि मुझे लड़की के बिना रहना है, और ये कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है वो समझ सकता है कि कितना हार्ड होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना, क्योंकि आपने किसी सामने वाले इंसान के साथ फ्यूचर देखा है और अचानक से आपको पता चला कि नहीं भाई वो फ्यूचर में फ्यूचर नहीं है, तुम अपना कुछ और देखो, कुछ और सोचो। वो जो मोमेंट होता है बहुत बहुत पेनफुल होता है एक्चुअली। उस मोमेंट पे ब्रेकअप के बाद वो कौन सी गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहली गलती तो ये होती है कि हमें इल्यूजन्स में रहते हैं, पर्सन इल्यूजन्स में रहता है कि शायद वो वापस आ जाएगा। सबसे पहले यही थॉट चलते रहते हैं, एक उम्मीद बनी रहती है। वो उम्मीद दिल को संभालने के लिए, दिल दिमाग को संभालने के लिए कैसी उम्मीद? थोड़ी सी कि वो वापस आ जाएगा और वो ठीक था। हाँ, अपने आप को गिल्ट में डाल देना कि शायद मैं ही कहीं गलत थी, पिछली बातों को रिप्ले करना माइंड में कि शायद उस वक्त मैंने शायद ये कह दिया था, इस वजह से वो चला गया, मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, इस वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कर लेते तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाता। जो माइंड इज रीप्लेइंग द थॉट्स, वो आपको एक कैसेट की तरह रिप्ले कर रहा है। दूसरे कुछ फैक्टर्स और फैक्टर्स ये हो जाते हैं कि आप उस चीज से कैसे निकलने के लिए कोई हेल्थी मैकेनिज्म आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप कर भी है रहे हैं, आपने वो रियलिटी हिट तो हो गई। अब आप यहाँ पर पार्ट आ जाता है इमोशनल डिटैचमेंट का, जिसके लिए लोगों ने ना सीखा, ना पढ़ा, ना सीखना, और जब वो हिट हो जाता है तब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, सब अभी भी वो अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं कि काश वो पर्सन वापस आ जाए। मैं ये बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस सिचुएशन के बाद टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। एवरीवन इज आस्किंग अबाउट देयर एक्सेस, कि क्या हमारा एक्स वापस आ रहा है। और बहुत सारे ऐप आ गए एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर ऐप है, क्या नाम है इसका? एस्ट्रो योगी है, इंस्टा एस्ट्रो सोशल है, बहुत सारे एस्ट्रोटॉक। और मैंने देखा उनका मार्केटिंग टीम इतनी तगड़ी है, और मेरे उस पे आ रहा है व्हाट्सएप पे चैट की, कोई पूछ रहा है कि मेरी एक्स कब वापस आएगी, और वो पंडित जी रहते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी एक्स वापस आएगी अगले महीने। फिर एक और मैसेज, थैंक यू सो मच, आपने सही कहा था, मेरी एक्स वापस आ गई। तो ये सब, और क्या यहाँ आंसर्स मिलेंगे उनको? ये आंसर्स मिलते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, अगर आपको टाइम सही पता है तो कुंडली जो है आपका सारा विश्लेषण बता देती है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें देख करके, 3 चीजें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के हिसाब से आपकी अगर कुंडली बना देते हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि आप अपने एक्स से कब मिलेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे, वो पैटर्न कितने दिन रहेगा। फिर तो मूव ऑन तो नहीं कर पाएगा ना वो बंदा। देखिए, मूव ऑन के लिए अगर आप, ये एक डेस्टिनी चार्ट है कि आपने मिलना है या नहीं मिलना है, ठीक है, ये एक तसल्ली वाली बात। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि ब्रेकअप के बाद 90% गलतियां जो लोग करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था जो इनिशियल लेवल पे, अब उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना एक गलती है या अच्छी चीज है? नहीं, ये दोनों तरीके से देख सकते हैं, बट आई विल से कि अगर आप बिल्कुल संभल नहीं पा रहे हैं तो यू कैन टेक दिस इनिशिएटिव कि एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए कि आपका एक्स वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, जब वो दोबारा वापस आ रहा है तो आपने अपने आप को कितना मेंटली रेडी किया है दोबारा उस पर्सन से मिलने के लिए, क्योंकि अब आप मानो या नहीं मानो, आप वो पर्सन नहीं हो जो उससे पहले मिले थे, क्योंकि अब आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है। जब वो वापस आएगा आपके दिल में उतना प्यार और रिस्पेक्ट है या नहीं है, ये एक्चुअली में तभी पता चलेगा। और यहीं पर आता है कि आप कितना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो उस रिकंसिलेशन के लिए। अगर आपने अपने आप को रिकंसिलेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो यू विल बी अगेन इन दैट लूप। वो दोबारा से धोखा देगा, वो दोबारा बिट्रे करेगा, वो दोबारा गोस्ट करेगा, और आप वापस किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तो वो कैसे करे जो आपने बोला है? वो वर्ड को थोड़ा डिफाइन कर दो आप। रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन इज कि वो पर्सन दोबारा आने की उम्मीद। रिकंसिलेशन कि अगर वो पर्सन दोबारा आ रहा है तो आप कितना मेंटली प्रिपेयर हो। यहाँ पर अब आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों सीख लेना है। दूसरा, अगर आप फ्रेंड्स हैं, रिश्ते को मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो बैठ करके बातें करें। कम्युनिकेशन इज द की। जैसे मैं बात कर रहा था उस बंदे के बारे में जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये क्या करे? देखिए, वो अगर बात करने के लिए दूसरा पर्सन पार्टनर अगर बात करने के लिए तैयार नहीं है तो आप
एक 7 डेज का, 10 डेज का या 1 महीने का एक ब्रेक दें, थोड़ा सा दूसरे पर्सन को भी स्पेस दें। हाँ। ठीक है, उसके बाद इस बीच आप कम्युनिकेट नहीं करें, आप मैसेज नहीं करें, कॉल नहीं करें, दूसरे पर्सन को अपना स्पेस लेने दें और डिसीजन लेने दें। एक मेंटल डिसीजन लेने दें कि वो आपके साथ आना चाहते भी नहीं, क्योंकि हाँ। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, नहीं हो सकता, कभी नहीं। प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता। और जब तक प्यार और प्यार के लिए रिस्पेक्ट होना जरूरी है। अगर आपकी बातों से वो हर्ट है, वो कभी वापस नहीं आएगा। ठीक सही है, बात है। और इसीलिए आप उसको, इंसान को थोड़ा सा स्पेस दे दें। और मैं ये देती हूँ, मेरे पास अगर क्लाइंट्स आए हैं इस साल में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिजल के क्लाइंट्स भी मेरे पास बहुत आए हैं इस साल में, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं उनको बोलती हूँ 90 डेज का टाइम फ्रेम, 21 डेज से 90 डेज का टाइम फ्रेम देख लो। अगर वो वापस आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ 90 डेज के बाद मूव ऑन करना है, वापस मुड़ के नहीं देखना। तो जिन लोगों के एक्स वापस आने थे 90 डेज में आ गए, जिन्होंने नहीं आए उन्होंने मूव ऑन किया, वहां हमने उनकी हेल्प किया आगे मूव ऑन करने में। क्योंकि मूव ऑन के बाद एकदम से करियर हॉल्ट, हाँ। एकदम से ओवर थिंकिंग, एकदम से बैठ जाना, रोना, एपेटाइट, हर चीज पर एक ये साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हो जाते हैं। साइकोसोमैटिक मीन्स फिजिकल डिस्ट्रेस, आपके सर में दर्द, आपके शोल्डर में पेन, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से पेन को रिफ्लेक्ट करती है। आप रो भी रहे हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, अब तो इम्यूनिटी सिस्टम इज लाइक सेकंड हार्ट। रिसर्चेस भी ये बोल रही है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम सबसे पहले डिफेक्ट हो जाएगा। मैंने इस चीज को देखा है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है तो फिर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। खराब, तो ये एक इट इज वन ऑफ द, कि पहले सिर्फ सरदर्द होता था, अब आजकल बॉडी अलग अलग तरीके से, किसी के बैक में पेन हो जाएगा, हमारे शोल्डर जो है हमारे नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज अगर आपके शोल्डर में भी रेगुलर पेन हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्ट्रेस है। तो उस चीज से देखिए, देयर इज नो ऑप्शन, वो पर्सन वापस नहीं आ रहा है, वो टाटा बाय बाय कह के जा चुका है। अब आपकी जिंदगी है, आप थोड़े दिन रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। अल्टीमेटली आपको अपनी जिंदगी में एक कदम अपने लिए उठाना ही है। वो कोई 2 महीने में उठा लेता है, कोई 6 महीने में उठा लेता है, लेकिन ये एक ट्रॉमा होता है और उस ट्रॉमा को हील करने में टाइम लगता है। दोस्तों, ये कन्वर्सेशन यही खत्म नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड सोचने पर मजबूर करेगा और आप सेल्फ लव को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। अगर आपको ये पूरा कन्वर्सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस अनफिल्टर्ड बातचीत पॉडकास्ट चैनल को और आगे बढ़ाएगा। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड था और जैसा मैंने आपको वादा किया है कि दूसरा एपिसोड मैं तब रिलीज करूंगा जब हमारे 700 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ऑनेस्ट। दिस इज अनफिल्टर्ड बातचीत।